आ गई अरुष, तुम पैसे लेकर आई और कितने नखरे कर रही थी कि पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दो मेरे पैसे। उसने जल्दी से ऊपर कदम रखा और सामने एहसन खड़ा। उसने जैसे ही ऊपर की तरफ कदम रखा था उसे सामने एहसन खड़ा नजर आ गया। नहीं, पहले वो सारी तस्वीरें डिलीट करें, वो भी मेरे सामने, तब मैं आपको पैसे दूंगी। वो गुस्से से बोली तो एहसन ने एक नज़र उसके चेहरे को देखते अपना मोबाइल फ़ोन निकाला था। लो, कर दी सारी तस्वीरें डिलीट। उसके सामने सारी तस्वीरें डिलीट करते हुए वो बोला, यकीनन तुम अपने हाथ में लेकर फ़ोन को चेक करना चाहोगी कि मैंने ये सब कुछ किया या नहीं। ये लो पकड़ो। और वो उसे मोबाइल देते हुए बोला तो अरूष ने खुद भी उसके फ़ोन की सारी तस्वीरें चेक की। अब आप मुझे तंग नहीं करेंगे। वो उसका मोबाइल चेक करने के बाद फ़ोन उसे वापस करने लगी और पैसों वाला लिफाफा पकड़ाने लगी तो बोली थी, नहीं करूँगा तुम्हें तंग, अब बेफिक्र हो जाओ। वो मुस्कुराते हुए बोला, जबकि अरूष अरूष हाँ में सर हिलाती फ़ौरन वहाँ से पलटने लगी थी जब एहसन के अल्फाज उसके कानों में पड़े। वैसे कितनी बेवकूफ़ हो तुम अरूष, कि ये तस्वीरें डिलीट कर देने से क्या तुम बच जाओगी, या फिर ये मामला हमेशा के लिए यहीं ख़त्म हो जाएगा। नहीं डियर कज़न, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये तस्वीरें अगर एक दफ़ा मैं एडिट करवा सकता हूँ तो फिर दूसरी दफ़ा क्यों नहीं। वो खबासत से बोला तो वो हैरानगी से पलट कर उसे देखने लगी थी। आप ऐसा नहीं कर सकते हसन भाई, आप जानते हैं मैंने ये पैसे कितनी मुश्किल से अरेंज किए। वो परेशानी से बोली जब एहसन कहका लगा कर हंसा था। हाँ जानता हूँ ये पैसे तुमने बड़ी मुश्किल से अरेंज किए, लेकिन ये मुश्किल काम तुम दोबारा भी तो कर सकती हो ना। दोबारा क्या, बार बार कर सकती हो। वैसे मेरे पास एक और तरीका भी है जिससे तुम हमेशा के लिए जान छुड़वा सकती हो। अब की दफ़ा वो जैसे उसके सामने शर्त रख रहा था। वो हैरानगी से उसे देख रही थी। अब क्या करना होगा मुझे, उसने उसे देखते हुए कहा तो वो कहका लगा कर हंसा। स्मार्ट गर्ल, इतना अंदाज़ा तो तुम्हें भी है कि तुम्हें यहाँ से मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। खैर अच्छी बात है, उसे ज़्यादा उम्मीद लगानी भी नहीं चाहिए। तुम्हें पता है जब मेरे माँ बाप तुम्हारे साथ मेरी शादी करवाना चाहते थे ना, तो मैंने तुम्हें लेकर बहुत सोचा। और उस सोच के बाद ना जो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी वो ये थी कि तुम्हारे साथ एक रात गुजार। यार कसम से, सिर्फ एक रात। चटाख, वो बोल रहा था जब अरूज ने पूरी कुव्वत से एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा था। घटिया जलील इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी गिरी हुई बात मुझसे करने की। तुमने मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे लिया, ज़रा शर्म ना आई तुम्हें। वो गुस्से से पागल हो रही थी जबकि वो अपने मुंह पर हाथ रखे उसे इंतहाई गुस्से से घूर रहा था। मैं घटिया, मैं जलील, और तू खुद क्या है जो अपने शोहर को धोखा देकर यहाँ तक आ गई। अगर तू अच्छी होती ना तो अपने शोहर को सच बताती, ना कि तू मुझे यहाँ पैसे देने आ जाती। तू यहाँ आ गई क्योंकि तेरे अपने दिल में चोर है। वो इंतहाई गलाजत से बोल रहा था। अरूज का बस नहीं चल रहा था कि थप्पड़ों से उसका मुंह सुजा के रख दे। वो ऐसा कर भी गुजरती अगर इस दफ़ा हाथ उठाने पर वो उसका बाजू ना पकड़ लेता। तेरे थप्पड़ खाने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ मैं। जाने मन, आज तो मैं अपनी हसरतें पूरी करूँगा जो इतने दिनों से मैंने अपने दिल में छुपा रखी हैं, और तू मेरी सारी हसरतें पूरी करेगी, मदद करेगी मेरी मेरी हसरतें पूरी करने में, तू साथ देगी मेरा। वो उसका बाजू पकड़ता उसे अपने घेरे में ले चुका था जबकि वो हर मुमकिन कोशिश करके अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, जब अचानक एक ज़ोरदार झटका लगने से वो दूर जा गिरा था। उसके मुंह पर पड़ने वाला थप्पड़ इतना शदीद था कि वो अपना आप संभाल नहीं पाया, जबकि अरूज हैरानगी से अपने पीछे खड़े शहीर को देख रही थी जो गुस्से से आगे बढ़ता उसे अपने सामने खड़े एहसन का मुंह मुक्कों और घूंसों से बिगाड़ चुका था। जब आगे बढ़ते जरान ने उसे थामकर उसके हाथों को पीछे की तरफ लॉक किया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की, तेरी डिमांड पूरी कर रही थी ना, तेरे पैसे तेरे मुंह पे मार रही थी ना, वो पैसे लेकर अपना रास्ता लेता। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की, इसे हाथ लगाने की। शहीर गुस्से से बिफरते उसे बुरी तरह से पीट रहा था जबकि इस पास खड़ी अरूज बुरी तरह कांप रही थी। जब थोड़ी ही देर में जबर और बारिक वहां पर दाखिल हुए थे। शहीर, कानून को अपने हाथ में मत लो, मैं हूं ना, मैं इसे ब्लैकमेलिंग के केस में अंदर कर दूंगा, आसानी से बाहर नहीं निकलेगा ये। जबर ने आगे बढ़ते हुए उसे कंट्रोल करना चाहा था। जबर के बच्चे, तू इतनी जल्दी यहाँ क्या कर रहा है, मैंने तुझे कहा था 1 घंटे के बाद आना, तू यहाँ पर हमारे आने के बाद आना। जरान बदमजा होते हुए बोला, अगर मैं 1 घंटे के बाद आता तो तुम लोग इसका कचूमर निकाल देते। वो उसे छुड़वाने की कोशिश में नाकाम होते हुए बोल रहा था, शहीर प्लीज़ छोड़ दो इसे, मर जाएगा ये। बारिक ने उसे समझाना चाहा, घटिया इंसान, मर ही जाए तो बेहतर है। वो गुस्से से एक और मुक्का उसके मुंह पर मारते हुए
जोर से चिल्लाया था और उसके बाजू को मरोड़ चुका था। साथ ही बाजू से निकलने वाली हड्डी की आवाज इस बात की गवाह थी कि उसके हाथ की हड्डी चटक चुकी है। और वो इतने जोर से चिल्लाया कि हद नहीं। लेकिन शहीर को अब भी परवाह नहीं थी। वो तो जैसे आज में सचमुच उसकी हड्डियों का सुरमा बनाने ही वाला था और फिर उसे यहाँ से भेजने वाला था। और सिर्फ वही नहीं, उसकी हालत से सबसे ज्यादा लुत्फानंदोज तो जरान हो रहा था। वो कल समझ चुका था कि उसकी समझदार भाभी क्या करने वाली है। पैसे देने के बाद उसने शहीर को ये बात बता दी थी, जबकि शहीर का कहना था कि अगर उसकी बीवी को पैसों की जरूरत थी तो वो उससे भी मांग सकती थी। लेकिन उसने उससे पैसों की कोई डिमांड नहीं की। मतलब साफ था कि शहीर के सामने वो इस चीज का जिक्र ही नहीं कर रही थी। इसलिए उसने खुद ही शहीर को पूरी बात बता दी थी और बारिक भी वहीं मौजूद था। ये बात सुनने के बाद बारिक ने भी उसे बताया कि 25 लाख रुपए वो भी उससे ले चुकी थी। इतना तो वो समझ ही चुका था कि उसकी बीवी ज़रूर किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस रही है। वो तो खुदा का शुक्र था कि वो तो खुदा का शुक्र है कि किसी बड़ी मुसीबत का शिकार होने से पहले पहले ही वो सब जान गए थे। वरना ये घटिया इंसान न जाने उसकी बेवकूफ़ियों से कितना फ़ायदा उठाता। और लेकिन अब वो अपने शोहर का क्या करती जो गुस्से से पागल हो रहा था। वो मुसलसल उसे मारे जा रहा था। इससे पहले कि वो अपना कोई नुकसान कर बैठे उसे रोकना था। शहीर बस कर दें, और कितना मारेंगे, मर जाएगा वो। चुप, एकदम चुप, अपने मुंह से आवाज़ भी मत निकालना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ पर आने की? क्या पागल समझ के रखा है तुमने मुझे? जो तुम्हारा दिल करता है वो तुम करती हो। हर चीज़ तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक हो रही है, लेकिन फिर भी बार बार वही सब कुछ तुमने क्यों करना होता है अरूज, जो मुझे तकलीफ़ पहुँचाता है? तुम्हारी बेवकूफ़ियों की वजह से आज यहाँ क्या हो जाता तुम्हें अंदाज़ा भी है? मुझे समझ नहीं आता तुम्हें ये सब कुछ करके आखिर मिलता क्या है? शहीर, रिलैक्स हो जाओ। उसके गुस्से से अरूज की तरफ बढ़ते हुए देखकर बारिक ने उसे रोकने की कोशिश की थी। कैसे रिलैक्स हो जाऊं भाई, आप ही बताएं। क्या ये लड़की कभी अपनी बेवकूफ़ियाँ छोड़ सकती है? यहाँ पर इस आदमी के ब्लैकमेल करने पर ये आ सकती है, लेकिन एक ही कमरे में एक साथ रहते हुए ये मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकती? क्यों? क्या वजह है? हमारी शादी को 4 महीने होने को आए, अब तक ये लड़की मुझ पर एतबार क्यों नहीं कर सकी? ये अपने मतलबी खुदगर्ज रिश्तों पर एतबार कर सकती है, लेकिन जो रिश्ता इसे खुदा ने दिया है मेरी सूरत में, उसे इस पर यकीन नहीं है। इस बेवकूफ़ लड़की को ये लगता है कि अगर ये मुझे सब कुछ बताएगी तो मैं इस पर शक करूँगा, और मैं इस पर शक करूँगा भाई, जिसे खुदा ने इस पर सबसे ज़्यादा इख्तियार दिया है। मैं इसके मसले का हल नहीं कर सकता जिसे आपका मुहाफिज कहा गया। मैं इसके मसले हल नहीं कर सकता जिसे इसका मुहाफिज बनाया गया। ऐसी बात नहीं है शहीर। शट अप, जस्ट शट अप। इसने तस्वीरें एडिट की और तुमने बेवकूफ़ों की तरह इसे पैसे देना शुरू कर दिए। एक दफ़ा तस्वीरें डिलीट करेगा, दूसरी दफ़ा फिर बनाएगा, तीसरी दफ़ा फिर बनाएगा। कितने पैसे दोगी तुम इसे? ऐसे लोगों का पेट कभी नहीं भरता आरुष। इतनी सी बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? बल्कि इतनी सी बात क्या, तुम्हें तो कोई भी बात समझ नहीं आती। वो बिफरते हुए बोल रहा था, जबकि जरान और बारिक उसे संभालने की, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज तो उसके गुस्से को कोई कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। जब उन्हें एहसास हुआ कि उसके गुस्से का फ़ायदा उठाकर यहाँ से कोई निकल चुका है, और वो भी बड़े स्मार्ट अंदाज में। जबर ने उन्हें एहसास दिलाया तो चारों ही भागकर प्लाजे से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तब तक वो पैसे लेकर वहाँ से निकल चुका था। मैं इसे मार डालूंगा। जबर, वो मुझे चाहिए और किसी भी कीमत पर चाहिए। उसने जबर को देखते हुए कहा था। रिलैक्स हो जाओ शहीर, मैं उसे लेकर आऊँगा, डोंट वरी, हम उसे पकड़ लेंगे। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम अरूज को घर लेकर जाओ, वो काफ़ी बुरी हालत में। खुदा का शुक्र है कि कुछ भी गलत होने से पहले हम लोग यहाँ पहुँच गए। बाकी तुम भी रिलैक्स हो जाओ, हम हर चीज़ को हैंडल कर लेंगे, सब कुछ संभाल लेंगे। वो उसे देखते हुए बोला तो बारिक ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश की, वरना उस वक्त गुस्से से वो ऐसन का नुकसान तो करता ही, साथ में अपना भी कोई ना कोई नुकसान ज़रूर कर देता। अरे अरूज बेटा, तुम तो जल्दी वापस आ गई। तुम पार्लर गई थी ना, तो फिर बारिक और शहीर के साथ घर वापस कैसे आई? अम्मी ने दरवाजे से उसे दाखिल होते हुए देखकर पूछा। हाँ, आ गई है आपकी बहू घर वापस, उन्हें पीछे से शहीर की आवाज़ सुनाई दी। शहीर बेटा, क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों बोल रहे हो? उसके गुस्से को अम्मी जान समझ नहीं पाई थी, जबकि बारिक जो साथ ही अंदर आ रहा था उसके आगे हो गया। कुछ नहीं अम्मी, शहीर ने इसे अकेले जाने से मना किया था, तो ये इस तरह से अकेले कहीं चली गई ना, बस इसी वजह से गुस्सा हो रहा है। बारिक ने जैसे बात को संभालने की कोशिश की। हाँ बेटा, मैंने भी बहुत मना किया था इसे, लेकिन ये कह रही थी कि इसका जाना बहुत ज़रूरी है, पार्लर में अपॉइंटमेंट है इसकी, तो फिर मैंने भी मना नहीं किया। इतनी सी बात पर गुस्सा क्यों हो रहा है? ड्राइवर साथ ही तो गया था।
अम्मी को उसका ज़रा सी बात पर गुस्सा करना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन फ़िलहाल वो कुछ भी बोले बगैर ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया। अरुष बच्चे तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, ये तो ज़रा ज़रा सी बात पर गुस्सा करता रहता है। लगता है बारीक ने इस पर काम का बोझ ज़्यादा डाल दिया है। अम्मी उसके चेहरे को देखते प्यार से समझाने लगी, जबकि वो हल्का सा मुस्कुरा कर ऊपर जाने की बजाय बाहर वहीं सोफे पर बैठ गए। उस वक्त शहीर से मिलने की हिम्मत उसकी बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, और ना ही उसके सामने जाने की। उसने बहुत सारी शॉपिंग करवाई थी, उसे भी और अम्मारा को भी। सारा दिन वो तीनों एक साथ रहे थे, एक बेहतरीन दिन एक दूसरे के साथ गुजार कर अब उनकी वापसी हुई। अम्मारा बहुत खुश थी, और उसका मकसद भी तो अम्मारा को खुश करना ही था, क्योंकि वो जानता था कि कल से उसकी एक बोरिंग सी ज़िंदगी शुरू हो जाएगी, और ये बोरिंग सी ज़िंदगी स्टार्ट करने से पहले वो उसे एक अच्छा सा दिन देना चाहता था। और अब उसका इरादा आने वाला हर संडे उसके साथ ही गुजारने का था। उसे खुशी थी कि ईज़ा ने उसे समझने की कोशिश की थी। उसने अमारा को बिल्कुल भी गैर नहीं समझा था। वो उसकी दोस्त बन गई थी, उसे समझने की कोशिश कर रही थी, उसे जानने की कोशिश कर रही थी। अभी भी अमारा ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा अपनी माँ के रूप में खोया था। ऐसे में उसे एक दोस्त की सख्त ज़रूरत थी जो उसे समझ सके, और दामियार की ईज़ा उसकी भी दोस्त बन गई थी। अब मारा को उसके कमरे में छोड़कर वो वापस ऊपर कमरे में आई तो दामियार को अपने इंतज़ार में पाया। अरे, मुझे तो लगा कि आप सो चुके होंगे। आखिर हमने आपको इतना तंग किया पूरा दिन, लेकिन आप तो जाग रहे हैं। वो मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई थी। उसकी एक आदत बहुत अच्छी थी, वो हमेशा पुरानी लड़ाइयों को भूलकर एक नए सिरे से शुरुआत करती थी। वो पुराने लड़ाई झगड़े याद नहीं रखती थी। नहीं, अभी नहीं सोया, तुम्हारा इंतज़ार करना था। थैंक यू बोलना है, उसके बाद ही सो पाऊंगा। वो उसके करीब आते हुए कहने लगा तो ईज़ा ने हैरानगी से उसका चेहरा देखा। थैंक यू क्यों बोलना है, वो भी आपने मुझे? वो हैरत से उससे पूछने लगी। थैंक यू वाला तो कोई काम ही नहीं किया था उसने आज। अब मारा को अपनाने के लिए, उसे एक दोस्त देने के लिए, इस तरह उसके साथ एक ताल्लुक़ बनाने के लिए, एक बाउंड बनाने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। शायद मैं अकेले ये सब कुछ नहीं कर पाता। वो सचमुच में दिल से उसको थैंक यू करना चाहता था। आपको मुझे थैंक यू बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दामियार, और ये मैंने आपके लिए हरगिज़ नहीं किया। मुझे भी हमारा बहुत पसंद है, और वैसे भी वो रिश्ते में मेरी नंद है, उसके साथ तो मुझे बना कर रखना होगी ना। अब आप प्लीज़ खुदा के लिए ये मत कहिएगा कि वो आपकी बेटी है तो मैं उसे अपनी बेटी बना लूँ। मैं उसे अपनी बेटी हरगिज़ भी नहीं बना सकती हूँ। वो मुंह बनाकर बोली तो दामियार के लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट आई। नहीं मेरी जान, तुम्हें उसे अपनी बेटी बनाने की हरगिज़ कोई ज़रूरत नहीं। तुम बस उसकी दोस्त बन जाओ, मेरे लिए इतना ही बहुत है, काफ़ी है। वो उसके हाथ थामते हुए उसे खुद से लगा गया था। अब आपको यकीनन रोमांस सूझ रहा होगा। ईज़ा ने उसके सीने पर हाथ रखते उसके ज़ख्म को देखा जो अब पहले से काफ़ी बेहतर था। अगर मैं हाँ कहूँ तो? वो उसके माथे पर लब रख कर सवालिया अंदाज में उससे पूछने लगा। तो मैं आपसे कहूँगी कि मुंह उधर करें और सो जाएं। नींद आ रही है मुझे, सो जाएं आप भी आराम से। वो उसके बाजू का हिसार तोड़ते हुए बोली तो दामियार ने उसे खुद से मज़ीद करीब किया था। दिन ब दिन मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए बढ़ती जा रही है ईज़ा। वो उसके पास बिल्कुल पास खड़ा सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला था, और उसके बाल कानों के पीछे करने लगा। हाँ तो ठीक है ना, मुझसे ये बढ़ रही है ना। मसला तब होगा जब किसी और के लिए बढ़ेगी। तो डोंट वरी, होता है, दुनिया है, सब चलता है। इज़ा, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ ना। मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ, मैं बदकिरदार हूँ, मुझे रिश्ते निभाना नहीं आता। शायद इसी वजह से अम्मारा का रिश्ते अभी अकेले नहीं निभा पा रहा। उसके लिए भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वो उसके पास से जाने लगी तो उसके गिर्द बाजू का हिसार बनाता वो उसके कंधे पर अपना चेहरा टिका कर बोला। दामियार, आप पुरानी बातें दोहराते हैं ना, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। खैर, इस बारे में मैं कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ। अल्लाह पाक ने मुझे जिस हाल में रखा है ना, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। बाकी मेरे भाई का बर्थडे आ रहा है, उसने उसे देखते हुए बताया तो दामियार ने उसके गिर्द अपने हिसार को खोल दिया। यकीनन अपने भाई का जिक्र करके वो उसको गुस्सा दिला गई थी। खबरदार, जो आपने मुझे मना करने की कोशिश की। आप बेशक नाराज़ हों, लेकिन मेरे भाई की सालगिरह है तो मैं ज़रूर जाऊंगी। बल्कि मैं उसके पूरे बर्थडे की प्लानिंग भी करूंगी। जिस तरह आपको अपनी बहन का एहसास है, उसे अपनी बेटी बना कर रखना चाहते हैं, इसी तरह से मैं भी अपने भाइयों की बेटी ही हूँ, और मुझे अपने भाइयों से अलग नहीं रहना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। उसकी नाराज़गी पर ईज़ा ने कोई ख़ास रिस्पॉन्स ना देते हुए उससे कहा, और फिर चेंज करने जा चुकी थी जब दामियार के फ़ोन पर व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से कुछ फ़ोटोज़ रिसीव हुए। उसने हैरत से उस अनजान नंबर को देखा, लेकिन अपने मोबाइल की स्क्रीन पर रोशन होने वाली तस्वीरें उसे हैरान कर गईं। वो दूसरी मर्तबा
उन तस्वीरों को देख नहीं सका। इतना तो वो समझ चुका था कि ये तस्वीरें यकीनन एडिटेड हैं और ये सारी तस्वीरें इज़ा के भाई शहीर की बीवी की थीं। थोड़ी देर बाद उसे अपने मोबाइल पर एक वॉइस मैसेज रिसीव हुआ था। उसने फ़ौरन ही वॉइस मैसेज खोलकर, तुम्हारे और मेरे दुश्मन एक ही हैं दामियार शाह, तुम भी शाह ब्रदर्स के सताए हुए हो और मैं भी, क्यों ना हम एक दूसरे का साथ दें। उसने वॉइस मैसेज सुना और फिर एक दफ़ा फिर से तस्वीरों पर निगाह दौड़ाई। उसके लबों पर शातराना मुस्कुराहट आई थी उस वक्त।